का चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर को समझते हैं, आराम से समझिएगा। देखिए चैप्टर में जो ऑथर है ना, उसने कुछ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है कंटेंट को, काफ़ी लिमिटेड कर दिया। इतना लिमिटेड करके हो सकता है आपको बात समझ ना आए, बट वो शायद डिसिप्लिन में रहना चाहता होगा कि टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का है, कहीं मैं बाहर ही ना निकल जाऊँ टॉपिक से। तो उसकी अपनी बंदिशें हैं, लेकिन हम अपने तरीके से लेक्चर को कवर करेंगे, उसको भी कवर कर लेंगे और जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट है वो भी सारा कवर कर देंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, सबसे पहले अगर हम ये डिस्कस करें, वैश्वीकरण क्या होता है। देखिए जब भी कभी जो ग्लोबलाइजेशन है, ये एक फ्लो का कंसेप्ट है। इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ फ्लो। फ्लो किस चीज़ का होगा? फ्लो ऑफ आइडियाज़, फ्लो ऑफ कमोडिटीज़, फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज। तो मैंने बोला आइडियाज, काइंड ऑफ सर्विसेज, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और लोगों का, पीपल का फ्री फ्लो जो है बिटवीन द कंट्रीज और क्रॉस कंट्रीज, इट इज अ काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मेरे ख्याल में ह्यूमन हिस्ट्री का कोई भी पीरियड ग्लोबलाइजेशन से बचा नहीं रहा है। अगर आप कहें कि आज का जो ग्लोबलाइजेशन है ये बहुत यूनिक फिनोमेना है, ऐसी बात नहीं, ये यूनिक नहीं है। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैं तब से ग्लोबलाइजेशन है। तो फिर ये यूनिक क्यों है? एक डिफरेंस तो होना बनता है। वो डिफरेंस शायद ये हो सकता है कि आज की डेट में इंटेंसिटी एंड स्पीड ऑफ फ्लो ज़्यादा है। बहुत भारी पैमाने पर चीज़ें फ्लो कर रही हैं, भारी पैमाने पर मतलब कि क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से फ्लो कर रही हैं। ये डिफरेंस आया है, जबकि ग्लोबलाइजेशन शुरू से ही है। तब के ग्लोबलाइजेशन और अब के ग्लोबलाइजेशन में एक चेंज है। वो चेंज क्या है? मैंने बोला तब के और अब के ग्लोबलाइजेशन में, मैंने ग्लोबलाइजेशन तब भी था, आज भी है। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमेना, but there is a change in practice under the globalization. What kind of change is it? I will explain you. देखिए 20th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें तो तब तक पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो ग्लोबलाइजेशन था वो ट्रेड पर बेसिस था, केवल ट्रेड पर, व्यापार पर बेसिस था। किस तरह से? आप देख सकते हैं, एक जगह से चीज़ किसी दूसरी जगह जाती थी, दूसरी जगह से चीज़ किसी तीसरी जगह जाती थी। इवन अगर हम इंडिया की बहुत पुरानी सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बात करें तो उस टाइम पर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड मेसोपोटामियंस के साथ हुआ करता था। मेसोपोटामियंस जो आज का इराक है, तो उनके साथ व्यापार हुआ करता था। यहाँ का सामान वहाँ पाया गया है, वहाँ का सामान यहाँ पाया गया है। ये बताता है कि एक ट्रेडिंग रिलेशन तो थे। फिर समय आगे बढ़ता है, हर पीरियड में आपको ट्रेडिंग रिलेशंस मिलते हैं एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पता लगता है कि जो ग्रीक हैं उनके वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बहुत से सामान आया करते थे, और यहाँ से भी बहुत से सामान वहाँ जाया करते थे। हाथी दांत से बने हुए आभूषण बड़े इंपॉर्टेंट हैं, प्रीशियस जेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट एज की बात करें तो यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट पावर्स जो हैं वो उन्होंने एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाकर के रूल किया। किस वजह से? ट्रेड। जो इंडिया का स्पाइस था, जो इंडिया का कॉटन था और जो इंडिया के ऑर्नामेंट्स थे, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस थे। वो इस ट्रेड का बेनिफिट उठाना चाहते थे, तो भारत आकर के भारत से ये सारी चीज़ें प्रिक्योर करके अपनी कंट्री, यूरोप में अपनी कंट्री और वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड करते थे। इनके भी पहले जो पूरा का पूरा पूरा का पूरा इंडियन ओशन की एक लेफ्ट आर्म है जिसका नाम अरेबियन सी है। अरेबियन सी नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इंडिया के आगे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज और इंडिया के वेस्ट में वेस्टर्न कंट्रीज, इन दोनों कंट्रीज को व्यापार के तहत जोड़ने का काम करते थे अरेबियन मर्चेंट्स, अरेबियन ट्रेडर्स।
तो उनका डोमिनेंस इस ओशियन में इतना ज़्यादा रहता था कि इसका नाम ही पड़ गया अरेबियन सी। तो व्यापार एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनोमेना होता है। 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों लैटिट्यूड से हवाएं चलती हैं इक्वेटर की तरफ, और उन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। तो कुल मिलाकर के हम कैसे नकार सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आज का दौर है। ट्रेड विंड्स तो तब से ट्रेड था, तो ट्रेड विंड्स नाम पड़ा। तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही पुरानी चीज़ है, लेकिन डिपेंड कर गया पूरी तरह से व्यापार पे। 20th सेंचुरी का जब लास्ट फेज आता है, जब शुरुआत होती है धीरे 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 कॉलोनियल पीरियड के बहुत स्ट्रांग होने की, तो अब आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी कि जो ट्रेड होता था धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गया मल्टीनेशनल कंपनीज में। यानी कि अब आप एक जगह पर जाकर के सामान खरीद के अपनी कंट्री में नहीं भेजते या किसी दूसरी कंट्री में नहीं भेजते, अब आप उस कंट्री में जाकर के ही प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे लेबर चीप है, रॉ मटेरियल चीप है, लॉज फ्लेक्सिबल हैं, और एक कंट्री में प्रोड्यूस करते हुए आप आसपास की सभी उन कंट्रीज़ का बेनिफिट लेते हैं जहाँ से आपको अपनी प्रोडक्शन में यूज़ होने वाली चीज़ें सस्ती मिल सकें। तो एक कंपनी का ओरिजिन अमेरिकन है, वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कर रही है और असेंबल मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में कर रही है। तो एक नेशनल कंपनी मल्टीपल नेशंस में काम कर रही है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो जो आज का ग्लोबलाइजेशन है वो ट्रेडिंग से बहुत आगे बढ़ के मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज बेस्ड ग्लोबलाइजेशन है। आज वो ट्रेड नहीं करते हैं, आज वो पर्टिकुलरली दूसरे दूसरे नेशंस में जाके प्रोडक्शन करते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं बात पॉलिटिकल साइंस की कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत ग्लोबलाइजेशन से की, मैंने बताया ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और मैं आ गया हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज पे। तो ऐसा लगता है जैसे ये इकोनॉमी का टॉपिक है। किसी ना किसी को तो एक कैरियर बनना होता है कोई प्रोसेस एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर किसी दूसरे का वायरस आपकी बॉडी में ट्रांसमिट करना है तो मच्छर उसका कैरियर बनता है, कोई ना कोई तो कैरियर बनेगा ही। तो अल्टीमेटली बहुत बड़े पैमाने पर ग्लोबलाइजेशन का कैरियर बने हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया है ग्लोबलाइजेशन करने का। लेकिन ये पिक्चर की पूरी सीन नहीं है, एक बहुत बड़ा सीन है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इस बात को आप लोग समझ गए? यस। ग्लोबलाइजेशन को अगर हम समझें तो ये कैसे होता है। देखिए, जब बहुत बड़े पैमाने पर इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो सोशल है, या चाहे वो कल्चरल रिलीजियस है, तो ग्लोबलाइजेशन होता है। सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। बहुत बड़े पैमाने पर आज शिवरात्रि के दिन बहुत सारे श्रद्धालु काठमांडू गए होंगे, क्योंकि पशुपतिनाथ का मंदिर है वहाँ पे, और महादेव के सिविलाइज्ड वे में पहली बार ऑब्जर्व होने का मौका पशुपतिनाथ के तौर पे मिलता है। तो क्या धर्म के नाम पर जब लोग यहाँ से वहाँ गए हैं, ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है? एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं गए हैं। इसी तरह से बहुत बड़े पैमाने पर साउथ इंडिया से बच्चे पढ़ लिख करके आईटी सर्विसेज के तहत पहुंचेंगे अमेरिका। तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है? क्या ये इकोनॉमी के नाम पर ग्लोबलाइजेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर? इसी तरह से बहुत बड़े पैमाने पर लोग किसी ज़माने में पंजाब छोड़ करके भागे थे और पहुंचे थे अमेरिका और यूरोप। क्या वो टेरर की दर से ग्लोबलाइजेशन नहीं था? थ्रेट की वजह से ग्लोबलाइजेशन नहीं था? तो सोशल रीजंस हैं, कल्चरल रीजंस, रिलीजियस रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं। और आज की डेट में बहुत बड़े पैमाने पर आप लोग जब आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट एज अ एम्बेसडर या एज अ डिप्लोमेट फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पे सर्व करें। तो क्या ये एक पॉलिटिकल रीज़न की वजह से ग्लोबलाइजेशन नहीं है? तो ग्लोबलाइजेशन ऑलमोस्ट आज आपकी लाइफ का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। पहले तो इस बात को सच मान लीजिए। तो इसलिए जब मैं ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव्स बताऊंगा, तब माइंड में एक बार भी ये बात ना आ जाए कि हमें ग्लोबलाइजेशन नहीं करना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन तो एक सच है जो है, और उसे आप झुटला नहीं सकते।
इस सच को अपने लिए कितना सुनहरा और बेहतर बना सकते हैं, आज का लेक्चर ये प्रयास करेगा। आज डिबेट इस पे नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं, डिबेट इस पे है कि बेटर ग्लोबलाइजेशन कैसे अचीव हो, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इज रियलिटी, ये होना ही है, वो मैंने आपको बता दिया है। ग्लोबलाइजेशन के थोड़े से उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे होता है, सिस्टम एस्टेब्लिश कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में ह्यूमन हिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुई। उन डेवलपमेंट्स में से कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं उन्होंने ह्यूमन एक्टिविटी को बहुत बड़े लेवल पर चेंज कर दिया। जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया था, फायर का मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट था। मिलना माने फायर पैदा करना। उसके बाद आप देख सकते हैं व्हील बना लेना, चक्का बना लेना, एक बहुत बड़ी सफलता थी। धीरे धीरे सोसाइटीज़ ग्रो हुई और ट्रांसपोर्टेशन के मोड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। ट्रांसपोर्टेशन के इतने ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ी हेल्प मिली। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोबलाइजेशन के वो कौन से 3 पहिए हैं जिसके दम पर ग्लोबलाइजेशन चली है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो टेक्नोलॉजी सबसे पहला एस्पेक्ट है। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ग्लोबलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता था कि ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी। पहली बात, क्यों? अगर आप देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार हुआ है पुराने एंशियंट पीरियड में भी, तो चूंकि पानी वाले जहाज बनाने आते थे वो तभी हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन तभी होता है जब टेक्नोलॉजी का जन्म होता है, टेक्निक के बिना नहीं हो सकता। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज द मेन रीजन द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब उसमें सबसे पहला उदाहरण क्या ले सकते हैं हम, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़े पैमाने पर पैदा होना। आज बहुत हाई लेवल पर रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज का जन्म हुआ है। ओशियन लाइंस बहुत बड़े पैमाने पर स्टेबल हुई हैं। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री समुद्र के ज़रिए बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। आज क्रॉस कंट्री ट्रेन्स चलती हैं। आपने देखा था बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांस साइबेरियन रेलवे को व्लादिवोस्तोक से लेकर के पेट्रोग्रेड तक जाती हैं, वो सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती हैं, लेनिनग्रेड तक जाती हैं, सॉरी। इसके अलावा आप देख सकते हैं चाइना से लेकर के ट्रेन स्पेन तक जाती हैं। बहुत दूर दूर तक की लंबी ट्रेन आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो ट्रेन्स हैं, इसके अलावा रोडवेज की अगर हम बात करें, आज एक कंट्री से रोड बहुत दूर दूर तक जाते हैं। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, वो एक बहुत बड़ा जरिया है आने वाले समय में नियो ग्लोबलाइजेशन के फेज को शुरू करने का। तो जितने ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के मोड बढ़ेंगे उतनी ही तेज़ी से आप बहुत बड़े पैमाने पर ग्लोबलाइजेशन करेंगे। क्यों? इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन के मोड में एक रेवोल्यूशन आया जिसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत फास्ट कर दिया। वो रेवोल्यूशन क्या था? वो रेवोल्यूशन था बहुत हाई लेवल पर कंटेनर्स का बनना। कंटेनर की एक खासियत होती है, ये कार्गो हैंडलिंग को बहुत बड़े पैमाने पर, इसकी कॉस्ट को बहुत बड़े पैमाने पर रिड्यूस कर देता है। कैसे? कंटेनर को आप इंटैक्ट एज इट इज़ उठा के ट्रक पे रख सकते हैं, उठा के ट्रेन पे रख सकते हैं, उठा के शिप पे रख सकते हैं। यानी कि कंटेनर से सामान निकालने और सामान चढ़ाने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखते हैं अक्सर बड़े बड़े ट्रालों पे कंटेनर फिट किया होता है नट बोल्ट के साथ। सेम इसी तरह से आप ट्रेनें देखते होंगे कंटेनरों वाली, सेम इसी तरह से आप शिप भी देखते होंगे कंटेनरों वाले। तो ट्रांसपोर्टेशन के मोड में आए इस परिवर्तन ने बहुत बड़े पैमाने पर ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया है, क्योंकि आज एक बड़ी कंट्री में बनी एक कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर कैपिटलाइजेशन के प्रोसेस के तहत अपने खर्चे को कम से कम करके अपने फ़ायदे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए अक्सर उन कंट्रीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है जहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही चीप हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप 4 मेन चीज़ें होती हैं। तो अक्सर जो छोटे मुल्क होंगे वहाँ पे लैंड ईजिली और सस्ता मिल जाएगा, लेबर अक्सर सस्ती मिल जाएगी, कैपिटल जो है वो जो बड़ी कंपनी है वो खुद इन्वेस्ट कर देगी, और एंटरप्रेन्योरशिप भी उसकी है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन बहुत क्विक है और बहुत फास्ट है,
एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री में तक पहुंच जाना इजी भी है, चीप भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये नेचुरली मल्टीनेशनल कंपनी कंसेप्ट को प्रमोट करता है और इससे ग्लोबलाइजेशन आता है। दैट इज द कंसेप्ट। ये ट्रांसपोर्टेशन है कि आज आप अमेरिका का एप्पल भारत में खाते हैं, इसने बहुत बड़े पैमाने पर ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया, ग्लोबल ट्रेड बढ़ा। ये ट्रांसपोर्टेशन ही है। आज आप लिटरली अमेरिका और यूरोपियन फूड प्रोडक्ट जो पैकेज्ड फॉर्म में है वो यहाँ पे खाते हैं, जो बासी नहीं होते, पुराने नहीं होते, एकदम समय सीमा में खा लेते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन ही है जो इंडिया के कोस्टल एरिया के किनारे की मछली इनलैंड एरियाज तक पहुंचती है और लोग उसे खाते हैं, डीप कॉन्टिनेंट तक चली जाती है। तो कुल मिलाकर के ट्रांसपोर्टेशन का मोड यानी कि टेक्निक का एक एस्पेक्ट जो है उसने ग्रो किया ग्लोबलाइजेशन को। इसके अलावा अगर हम समझें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, इन दो चीज़ों ने बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप किया ग्लोबलाइजेशन को। क्यों? मल्टीनेशनल कंपनी है, वो एक कंट्री में अपना ओरिजिन करती है, हेड ऑफिस बनाती है, जहाँ पर सारी प्लानिंग होती है, कंसेप्ट डेवलपमेंट होता है, सारा लेआउट तैयार होता है कि प्रोडक्शन होगा कैसे, किस तरह से मटेरियल मोबिलाइज किया जाएगा, लेबर को कैसे ट्रेन किया जाएगा, काम लिया जाएगा, और अल्टीमेटली ये जो मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है इसे सेल कहाँ पे किया जाएगा। ये सारा काम होगा उस कंपनी के हेड ऑफिस में, लेकिन प्रोडक्शन उसकी कहीं हो रही है चाइना में, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है ड्यू टू द चीप लेबर, ड्यू टू द फ्लेक्सिबल एनवायरमेंटल लॉज एंड ड्यू टू द एजुकेशन एंड स्किल ऑफ द लेबर फोर्स ओवर देयर। इन सभी कारणों से प्रोडक्शन वहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैन्युफैक्चर होकर के इनकी असेंबली होगी किसी और कंट्री में जिसके नियर बाय मार्केट है। क्योंकि असेंबल आप कहीं दूर कर देंगे, रास्ते में टूट भज जाए और नुकसान होने लग जाए तो ये बहुत भी प्रॉब्लमेटिक आस्पेक्ट। और दूसरी बात आप देख सकते हैं बहुत से चाइनीज़ प्रोडक्ट जो आप लेकर के आते हैं कम से कम साइज़ में होते हैं, उन्हें आपको घर ला के असेंबल करना होता है, एक किट या बुकलेट दी होती है। तो एक असेंबल्ड आइटम एक तो जगह ज़्यादा कवर करता है, दूसरी बात वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा तो किराया आपको ज़्यादा भरना पड़ेगा, दूसरा टूटने फूटने का डर बहुत अधिक है। तो असेंबली हमेशा वहाँ होगी जिसके नियर बाय मार्केट है, जहाँ उसे बेचना है। तो असेंबल अक्सर अमेरिकन कंपनियां करती हैं मैक्सिको या फिर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि मैक्सिको के क्लोज अमेरिकन मार्केट मिल जाएगी और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के क्लोज वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट मिल जाएगी। तो लेआउट और प्लानिंग कहीं हुई, मैन्युफैक्चरिंग कहीं हुई, असेंबली कहीं हुई, बिका कहीं पे। ये सारा नेटवर्क मैनेज हो सकता था बिना टेलीफोन या टेलीग्राफ सिस्टम के। टेलीफोन से आगे बढ़ते हैं, मोबाइल डाटा नेटवर्क पे आते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं वाईफाई पे आते हैं। तो आज इंटरनेट के थ्रू आप बहुत बड़े पैमाने पर पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं, अपने डिज़ाइंस विद इन अ सेकेंड एक सिंगल क्लिक से उन्हें भेज सकते हैं, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, अपने स्पेसिफिकेशंस आप उन्हें फ़ोन पे समझा सकते हैं। और अल्टीमेटली जब ये सारा सामान बन जाएगा और जब ये अमेरिका में शिकागो की नाम के शहर में बिकेगा और वहाँ के एक कस्टमर को जब कोई टेक्निकल ट्रबल आएगा तो उसकी टेक्निकल ट्रबल को शूट आउट करने के लिए हाईली स्किल्ड टेक्निकल लेबर का यूज़ करने के लिए वो कंपनी अपना कॉल सेंटर खोलेगी इंडिया में, बिकॉज इंडिया में इंजीनियर्स बहुत हैं और ड्यू टू ब्रिटिश रूल इंग्लिश लैंग्वेज भी है। तो दो रीज़न है जिसकी वजह से कॉल सेंटर यहाँ खुलेगा और फिर यहाँ का नागरिक वहाँ के नागरिक को, जिससे वो कभी मिला नहीं और कभी उसे ज़िंदगी में देखा गया नहीं, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहा है ऑन द फोन। तो क्या ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के बिना हो सकता था? नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर ग्लोबलाइजेशन को जोड़ा है। याद रखिएगा 1995 में आईटी रेवोल्यूशन और मल्टीनेशनल कंपनीज साथ साथ चलती हैं, हाथ हाथ मिला करके ये काम दोनों साथ साथ हुए हैं बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि इसके बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। इसके अलावा टेक्निक और टेक्नोलॉजी को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उन बड़ी बड़ी कंट्रियों में चूँकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है और गवर्नमेंट को जब भी पैसे की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट जो
बॉन्ड इशू करती है, जो गारंटी इशू करती है, उस पे कोई बहुत बड़े इंटरेस्ट रिटर्न्स वापस नहीं करती है, उसे हम गिल्ट बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हमारा पैसा, हम पर इन्वेस्टर को इतना इंटरेस्ट है कि ये पैसा तो कभी डूबेगा नहीं। तो जब हमारी बॉन्ड इतने सिक्योर हैं, तो हम किसी को ज़्यादा ब्याज दे करके अट्रैक्ट क्यों करें? बंदा तो खुद ही हमारे यहाँ पर आएगा इन्वेस्ट करने। तो ऐसे में उन कंट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमेशा वो कंट्रीज़ रहती हैं जिन कंट्रीज़ में पैसे की कमी है। दूसरा, जिन कंट्रीज़ ने पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए ब्याज बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया है, बहुत, जिनका बॉन्ड आप कह सकते हैं जंग का है, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर ब्याज प्रॉमिस किया है कि ग्लोबल कम्युनिटी आके इन्वेस्ट करे। तो ये जो एक ल्यूक्रेटिव ऑफर और एक इंटरेस्ट रहता है ग्लोबल इन्वेस्टर के अंदर कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट शेयर बाज़ारों में, डिफरेंट डिफरेंट देश की सरकारों में और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा कमाइयाँ हो सकती हैं, ये बढ़ावा देता है ग्लोबलाइजेशन को। इसकी वजह से बढ़ती है ग्लोबलाइजेशन। तीसरा कारण क्या है? द तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेचुरल सी एक बात है, आप हमेशा समझिएगा, जो भी कंट्रीज़ बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप हो जाती हैं, वही कंट्रीज़ टॉप क्लास के इंजीनियर्स, टॉप क्लास के डॉक्टर्स, टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स और टॉप क्लास के रिसर्च फेलोज़ को सपोर्ट कर सकती हैं। तो जितनी भी वर्ल्ड लेवल पर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आप यहाँ के टॉप क्लास इंजीनियर्स, डॉक्टर, रिसर्च फेलोज़ की एक मूवमेंट नोटिस करेंगे जो होती है बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ। तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये डिसाइड करता है कि आपके पास कितने स्टूडेंट एजुकेशन लेने आ रहे हैं स्टडी वीज़ा के फॉर्म पे, कितने लोग आपके पास बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और बेटर करियर ग्रोथ, एजुकेशनल डेवलपमेंट, रिसर्च फेलोशिप और डॉक्टरियल प्रैक्टिस, इन सारे रीजंस से कितने बड़े पैमाने पर लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मजबूर करती है ग्लोबलाइजेशन को। टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन तीन चीज़ों से मोबिलाइज होती है ग्लोबलाइजेशन और फिर ग्लोबलाइजेशन इस्टेब्लिश होती है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। कितना सुंदर सर देखेंगे, जितने भी सफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट हैं उनका डिज़ाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अमेरिका में ही बनेगा, तो डिज़ाइन वहाँ पे होगा, लेकिन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबलेज है, वो कहीं ना कहीं चाइना में होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट नियर बाई कंट्रीज़ में मिलेगा बहुत बड़े पैमाने पर। तो असेंबली भी वहीं पे करा दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं पे करा दे रहे हैं, बिकॉज मार्केट यहाँ पर है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, है ना? तो एप्पल एक बहुत बड़ा उदाहरण है, डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। पढ़ के देख लीजिएगा, ऐसे लिखा होता है। चाहे तो अभी दिखा सकता हूँ, एग्जांपल दिखाना सिम। डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। तो कोई भी मोबाइल आप पढ़ के देख लीजिएगा एप्पल का, कुछ ऐसा ही। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है। आज आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर नोटिस कीजिए कि आज आप जो पहनते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्या वो ग्लोबलाइजेशन नहीं? टेलीफोन से लेकर के बुक्स तक, पेन से लेकर के, ये जो आप पेन यूज़ करते हैं, पेन से लेकर के शूज़ तक, आपकी हर चीज़ ऑलमोस्ट ग्लोबलाइज्ड है। भारत को अगर हम नोटिस करें तो इंडिया में आज से बहुत साल पहले कितनी का गाड़ियाँ नज़र आती थी? एक फोर्ड कंपनी नज़र आती थी, एक फिएट कंपनी नज़र आती थी, एक हिंदुस्तान मोटर्स नज़र आती थी और गाड़ी एम्बेसडर नज़र आती थी, या फिर फिएट की गाड़ियाँ होती थी लंबी लंबी। लेकिन आज की डेट में जो इंडियन बायर है उसके सामने बेअंत ऑप्शंस हैं, और आज आपको सड़कों पर ऑलमोस्ट सभी इंटरनेशनल गाड़ियाँ दिखती हैं, सिर्फ महिंद्रा और मारुति को छोड़ के। लेकिन याद रखिएगा, वो भी कोलैबोरेशन में है। वो मारुति तो सुजुकी के साथ, आप एक तरह से जब मारुति चला रहे हैं तो आप मारुति में नहीं, आप एक जापानीज कंपनी ही चला रहे, कंट्री की गाड़ी चला रहे, क्योंकि वो सुजुकी के मॉडल हैं, सुजुकी से इंस्पायर्ड है। सो द कंसेप्ट इज़ कि हर जगह पर टूथपेस्ट से लेकर के टूथब्रश तक आप ग्लोबलाइजेशन में रचे बसे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन तो आपके जीवन का हिस्सा है।
ग्लोबलाइजेशन को लेकर के अक्सर पॉजिटिव और नेगेटिव आवाज़ें उठती रहती हैं वर्ल्ड लेवल पर। इस तरह से क्यों होता रहता है? और जहाँ पर बात पॉजिटिव और नेगेटिव आवाज़ों की आ जाएगी, यानी कि वहाँ पे पॉलिटिक्स तो आ ही जाएगी। तो पॉलिटिक्स से इसको हर स्टेप पे अब हम जोड़ते चले जाएंगे। स्टार्टिंग करते हैं और जोड़ने का प्रयास करते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, बड़े सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जो एक पर्टिकुलर कंट्री पे होते हैं और पूरे वर्ल्ड लेवल पर होते हैं। किस तरह से होते हैं हम उन्हें समझते हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी कोई कंट्री है, वो कंट्री धीरे धीरे वेलफेयर स्टेट से मिनिमलिस्टिक स्टेट की तरफ चली जाती है। मिनिमलिस्टिक स्टेट और वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जो वेलफेयर स्टेट होता है वो अपने देश के नागरिकों को हर तरह का सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोवाइड करता है, हेल्थ प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, सैनिटेशन प्रोवाइड करता है, रहन सहन और बाकी सुविधाएं मुहैया कराता है। लेकिन जो मिनिमलिस्टिक स्टेट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना मिनिमाइज़ कर चुका है एक लेवल तक कि सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के अलावा वो अपनी जिम्मेदारी किसी भी और फील्ड में नहीं समझ रहा है। और ऐसा करने पे मजबूर करती हैं इन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लोबलाइजेशन। ये तर्क मैंने दिया है, इसको सिद्ध करते हैं कैसे। मेरे सारे तर्कों को मैं काटूंगा क्योंकि आज का लेक्चर क्रिटिकल होगा। एक थॉट कभी भी, एक गुड टीचर कभी भी आपको एक इंडिस्पेंसिबल इशू पे एक थॉट नहीं देता। मेरा रोल बनता ही नहीं कि मैं आपके माइंड को वेव कर दूं किसी एक डायरेक्शन में। जिस चीज़ से आप बंधे हुए हैं, जो आपसे जुड़ी हुई है, उसमें मैं आपको एक पक्ष बता के छोड़ूं, ऐसा नहीं। क्योंकि आप फिर उस चीज़ को यूज़ भी करेंगे लेकिन नेगेटिव माइंडसेट से, क्योंकि आप उसे छोड़ तो सकते नहीं। मैं खुद इस समय ऊपर से नीचे ग्लोबलाइज्ड हो रखा हूँ, लेकिन मैं आपको उसका एक दूसरा साइड भी दिखाऊंगा और अंत में आप एक तर्क से बाहर आएंगे कि पॉजिटिवली कैसे करना है, बेटरमेंट वे में कैसे करना है। तो कुल मिला के आप समझाते हैं कि कहा क्या गया है, किस तरह से एक स्टेट मिनिमलिस्टिक हो जाता है। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए हर गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी फॉर्मेशंस करती हैं। इन पॉलिसी फॉर्मेशंस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसमें आप फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं। आप ये तर्क देते हैं कि वह आपकी कंट्री में आएगा तो आपको फॉरेन रिजर्व्स प्रोवाइड करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू विदेशी मुद्रा मिलेगी, आपके यहाँ के लोगों को रोज़गार देगा, यहाँ की गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ प्रोवाइड होंगे और उस कंट्री को रॉ मटेरियल और बाकी इंटरमीडियरी प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए आसपास के इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लगेगा। ये सभी रीजनिंग देकर के आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं, SEZ। लेकिन अल्टीमेटली इन SEZ के तहत आप कुछ प्रोमिसेस करते हैं उनसे, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। और वो प्रोमिसेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप उन्हें टैक्स फ्री लैंड प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, आप उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत वो टैक्स फ्री प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है मिनिमम 5 to 7 ईयर्स तक। तीसरा, आप उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर लेबर लॉज में छूट प्रोवाइड कर देते हैं कि वो लेबर के साथ उस तरह के लॉज अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वो आपकी नेशनल टेरिटरी में काउंट नहीं होता है, वो इंटरनेशनल टेरिटरी में काउंट हो जाता है। और इस क्लॉज की वजह से आपके लेबर लॉज उस पर लागू नहीं होते हैं। और जब आपके लेबर लॉज उस पर लागू नहीं होंगे तो जो एम्प्लॉयर है उसे एक बेनिफिट मिलता है कि वो आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देने की जगह हायर एंड फायर की नीति अपना सकता है, फ्लेक्सिबल रिक्रूटमेंट कर सकता है, जब उसे ज़रूरत है तब कर सकता है। इस प्रोसेस के तहत होता क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर जो एम्प्लॉय है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। और गवर्नमेंट इस नाम पर कि आप अब जॉब कर रहे हैं और आप जिसके अधीन जॉब कर रहे हैं, आपकी सोशल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की है, तो वो कंपनी आपका केयर टेक करेगी, हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड। तो अब वो पर्सन किसी भी तरफ से कवर्ड नहीं है, उसकी सोशल सिक्योरिटी ख़त्म है, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसकी सैनिटेशन को लेकर के आप संजीदा नहीं हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे सेफ लॉ एंड सेफ बॉर्डर्स और सेफ
टेरिटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी। अदर चीज़ों में उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो आपकी कंट्री के लॉज फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, उसको लेकर के आपने आंखें बंद कर ली हैं। ये है प्रेशर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, ये है प्रेशर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत एक स्टेट अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज में इस तरह से चेंजेस लेकर के आता है। दूसरा बहुत बड़ा एस्पेक्ट, आपने इतने बड़े पैमाने पर उसको टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड किया और साथ में ये क्लॉज देते हैं आप कि हाँ मैंने उसको टैक्स हॉलिडे दिया है, लेकिन एक कंडीशन है कि उसके वहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मेरी कंट्री में नहीं बिकेगा, इससे मेरे देश के उद्योग धंधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोज़ कीजिए केरला में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है एक स्टेट के अंदर, वहाँ पर एक अमेरिकी कंपनी आके प्रोड्यूस कर रही है और वहीं पर पहले से एक लोकल इंडियन प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस कर रहा था। अल्टीमेटली दोनों को सामान बना के श्रीलंका को बेचना है। अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगा हुआ प्रोडक्शन यूनिट है, उसको अगर टैक्स नहीं पड़ रहा है तो नेचुरली उसका प्रोडक्ट सस्ता है। जो उसके नियर बाय एरिया में इंडियन कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, उसको इंडियन गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग जो टैक्सेस पे करने हैं वो टैक्सेस को पे करेगा, तो उसका प्रोडक्ट नेचुरली महंगा हो जाएगा उससे। तो दोनों की जो एक कॉमन मार्केट थी श्रीलंका, उसमें वो इंटरनेशनल प्लेयर एक्सेल कर गया और वो जो नेशनल प्लेयर था वो डिफीट हो गया। धीरे धीरे उसके उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे और अगर उसके उद्योग धंधे बंद होंगे तो पहले तो वो खुद बर्बाद होगा और जितने लोग उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे वो भी बर्बाद हो जाएंगे और अल्टीमेटली इनकी जॉब सिक्योरिटी का कोई प्रोविज़न भी नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट इन छोटे उद्योग धंधों को लेकर के भी मिनिमलिस्टिक हो गई है, आंखें मूंद चुकी हैं। ये इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइज्ड लीडर्स अक्सर जब किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी निगाह बंद हो जाती है कुछ इन चीज़ों को लेकर के। वो क्या है बताता हूँ। आपने ग्लोबलाइजेशन के दौर में देखा स्टेट कैसे मिनिमम एस्पेक्ट तक पहुंचा है। चलिए इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी नोटिस करते हैं। इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। देखिए जब भी कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट करती है तो उस समय जो देश की सरकारें हैं वो एक तरह से आंख मूंद लेती हैं, क्योंकि उन्हें उस समय किसी ना किसी कीमत पे बस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए होता है। लेकिन याद रखें जो इन्वेस्टर हैं वो उस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है और जो पैसा वो आपको दे रहा है उसके बदले में आपके देश से उसने कुछ खरीद लिया है, आपके देश की संपत्ति और बाकी चीज़ें, और वो वहीं इन्वेस्ट करता है जिस प्रॉपर्टी के इन फ्यूचर रेट बढ़ने वाले हैं। तो अल्टीमेटली आप उसको टैक्स में छूट दे करके या कोई भी और प्रोविज़न के तहत वहाँ पर अट्रैक्ट करके बुला रहे हैं और उस प्रॉपर्टी को वो औने पौने दाम में ख़रीद रहा है और आपके द्वारा दी गई फैसिलिटीज़ की वजह से ही कल को उस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ पे उद्योग धंधे लग जाएंगे और फिर वो प्रॉपर्टी भी आपकी नहीं उसकी रहेगी। लेकिन फिर भी इस इन्वेस्टमेंट के हमें बहुत सारे लाभ होते हैं किसी भी कंट्री को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी कंट्री में पर्याप्त मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन रिजर्व्स होते हैं कि आप अपनी कंट्री की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करवा सकें। जैसे अपने देश के लोगों की सेहत सुधारने के लिए बहुत ही महंगी दवाएं जो आप विदेशों से मंगाते हैं, अपने देश के लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर आप फॉरेन मशीन्स, ये सीटी स्कैन, ये एमआरआई मशीन, ये सारी चीज़ें जो आप मंगाते हैं, फॉरेन टेक्नीशियंस, फॉरेन इंजीनियर्स, ये सब आप मंगाते हैं क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इससे आपके देश में हेल्थ सेक्टर स्ट्रांग होता है। दूसरी बात, आप अपने देश के लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलीज, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स और अदर बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर से इंपोर्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्टीज़ आपको मिल जाती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वजह से। आप अपने देश में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए फॉरेन कंपनीज़ को अपने देश में बुला पाते हैं, ताकि वो आपके देश में आकर के काम करेंगी और उन्हें तो कमाई जो चाहिए वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की फॉर्म में ही चाहिए। उससे आप रेलवेज़, रोडवेज़ और ये सारे प्रोजेक्ट्स लगा पाते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, जिससे आपके देश के लोगों का समूचा विकास होता है। आपको फॉरेन टेक्निक के बदौलत एक बहुत बड़ा ज़रिया मिल जाता है जिससे आप कंट्री में एक्चुअल डाटा कलेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उस डाटा कलेक्शन सिस्टम के थ्रू आप ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि सही मायने में लोगों के लिए कौन सी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, लोग इस समय किस तरह की परेशानी में हैं, उनकी दिक्कत का कारण क्या है, और उसकी वजह से आप एक रेलेवेंट गवर्नमेंट का रोल प्ले करते हैं।
एक सही नीति बनाते हैं जो सही मायने में लोगों को चाहिए। जैसे आज एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो आप सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं और उन सैटेलाइट्स के थ्रू आप ये पता लगा पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर में रिमोट सेंसिंग मेथड के थ्रू एग्रीकल्चर में कहाँ पर सूखा है, कहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कहाँ पर फसल अधिक है, कहाँ पर फसल ज़्यादा है, कहाँ पर किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए। आप किसान को बहुत बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन देते हैं वेदर के रिगार्डिंग, जिसके लिए आप बहुत हाई लेवल पर फॉरेन टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। आज आप देश में एक रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेन टेक्निक की ज़रूरत है और इससे आप अपने देश के लोगों को पॉल्यूशन से बचाना चाहते हैं। कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर है, फॉर कंट्री का डिफेंस है, या कोई भी अलग सेक्टर है, आप उसके रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डाटा कलेक्शंस करते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं और उनको जो विदेशी इक्विपमेंट का लाभ देते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और फॉरेन टेक्निक के आपकी कंट्री में आने की वजह से ही हो पाता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की पॉजिटिव साइड्स हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो साइड्स हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट से। ये बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट, चर्चा करते हैं। हालांकि पॉलिटी वाले में ही इकोनॉमी समझ आ गया है, लेकिन फिर भी समझाना थोड़ा सा जरूरी है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। ठीक है, चर्चा करते हैं। हूँ तो दिन कितना बड़ा हो गया यार, इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है फिर से मल्टीनेशनल कंपनीज का। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर आपके सामने एक इशू होता है। वो क्या होता है कि जो आप कंट्री की जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट है, उसे दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली देखना होता है। वो कौन सी दो चीज़ें? कॉरपोरेट और कंज्यूमर। उसे दोनों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है। अब बात करते हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट की। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या है कि कंज्यूमर के सामने आप उसकी चॉइसेस को वाइड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। जैसे मानिए आपके सामने एक ही चॉइस है, हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर्स। तो अब आप चाहें या ना चाहें आपको लेनी तो वही पड़ेगी। लेकिन फिर मारुति आती है, फिर धीरे धीरे और ब्रांड, और आपके सामने 50 गाड़ियों की लाइन है। आप उसमें से कुछ चुनना चाहते हैं, तो आप कौन सी चुनेंगे? आपके अकॉर्डिंग जो चीप है बट बेस्ट इन क्लास है। अक्सर आप लाइन सुनते हैं ना, बेस्ट इन क्लास। तो जो चीप है, जो बेस्ट इन क्लास है, और जो आपके लिए सूटेबल है, ये तीन वर्ड्स का जन्म तब होगा व्हेन यू हैव वाइडर चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यू। जब आपके सामने चॉइसेस हैं। जब चॉइसेस ही नहीं है तो ये तीन वर्ड का ओरिजिन भी नहीं होता। ये चॉइसेस प्रोवाइड कैसे की जाएंगी? जब आप ग्लोबल प्लेयर्स को एंट्री देंगे, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेंगे, जब एक कंज्यूमर को ये डिसाइड करने देंगे कि वो जिस फील्ड में जो चीज़ की रिक्वायरमेंट कर रहा है, वो चीज़ वर्ल्ड लेवल पर जहाँ पर भी दी बेस्ट बन रही है, उसके मुताबिक दी बेस्ट कीमत में जो वो चाहता है, दी बेस्ट क्वालिटी की जैसी उसे चाहिए मिल रही है, वो उसे एक्सेस कर पाए। मतलब एक कंट्री में रहने की वजह से वो एक कंट्री के द्वारा बाउंड ना हो। ये है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर के प्रति। हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कम से कम कीमतों पर मैक्सिमम क्वांटिटी में लोगों तक पहुंचाना। इसके अलावा बात करते हैं, अब अगर कंज्यूमर की इस चीज़ को टारगेट करने जाते हैं तो पॉलिसी मेकर एक पॉइंट पे फंसता है, देश के लोकल प्रोड्यूसर के सामने। लोकल प्रोड्यूसर कौन है? मैन्युफैक्चरर, एग्रीकल्चरर। एग्रीकल्चरिस्ट ये कहता है कि अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी जीडीपी में वहाँ का एग्रीकल्चर 1% के अराउंड रोल प्ले कर रहा है, जिसकी एग्रीकल्चर सेगमेंट में वहाँ की पॉपुलेशन का 0.5% पॉपुलेशन काम कर रही है, और फिर भी वो उस सेगमेंट को अपने देश के बजट का